रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर पाकिस्तान में पीर की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 23। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। आज की अहम खबरों में सबसे पहली बॉम्बशेल स्टोरी, कौन बनेगा करोड़पति। मैं इंडियन शो की बात नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ में कौन बनेगा करोड़पति मतलब कौन बनेगा अगला DGISI उसकी बात कर रहा हूं। इस वक्त भरपूर फील्डिंग लग गई है और तज्जिए और इत्तलाएं और ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि फैसल नसीर जो DGC हैं उनके खिलाफ भरपूर किस्म की फील्डिंग लग गई है। DGC कौन होता है? आम बहुत सारे लोगों को तो पता है DGC कौन होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। अक्सर आप ये बात सुनते हैं, सारी फ़ौज ये करती है, आधी फ़ौज ये करती है। आपको आज बता देते हैं कि फ़ौज अमूमी तौर पर ये जो मार धाड़ का काम है, ये सारी फ़ौज तो नहीं करती। जो बन्नू में अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो कहीं कश्मीर में कर रहा है, हाँ उसकी ड्यूटी लगाएंगे तो वो भी कर देगा, क्योंकि उसने यस सर कहना है, कमांड को उसने पूरा करना है। खैर से उसने ये तो सोचना नहीं कि आइनी कानूनी जो है वो मामला इसके अंदर क्या है। वैसे पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं दो कि उन्हें सोचना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पर यस सर कह के वो काम कर दिया जाता है। लेकिन जो आर्मी चीफ्स हैं वो सियासत को कंट्रोल करते हैं अमूमी तौर पर ISI के थ्रू। हाल ही में जो चंद पिछले आर्मी चीफ हैं उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी अब ज़रा बड़ा करते जा रहे हैं वो वक्त के साथ। अगर पहले फ़र्ज़ करें ISI में, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि 10 बंदे होते थे, उसकी पूरी जो नफरी थी, तो पिछले 10-20 सालों में इन्होंने 10 को जो है वो 500 कर दिया। मतलब उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसके अंदर की है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो कारोबार हो, एक्टर हों, क्रिकेटर हों, कुछ भी हो, सब चीज़ों के ऊपर आर्मी चीफ का मुकम्मल कब्जा हो गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो DGISI होता है, जो ISI का हेड होता है, वो कभी कभार आर्मी चीफ के भी खिलाफ काम कर देता है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। जब मतलब कहने का ये है कि अब DGISI की बाहर बड़े साहब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ आर्मी चीफ बनने की मामला तय हो जाएं, तो फिर वो कई दफ़ा मुशर्रफ साहब के साथ जो हुआ था और मामलात में आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ जो DGISI होता है वो अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ कई दफ़ा काम कर जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अमूमी तौर पर सारी पकड़ वन मैन शो होता है मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर, और अभी भी है। आसिम मुनीर साहब का भी वैसे भी होता है, और जो आर्मी चीफ चाहता है वही होता है। माजी में बेनज़ीर साहबा ने एक रिटायर्ड जनरल को DGISI कल्लू साहब को लगाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी चीफ उस वक्त के नहीं माने। लग तो गए वो, लेकिन उनको चलने नहीं दिया और वो नतीजा जो है वो ख़राब निकला था। हालांकि जो ISI है उसको बिल्कुल जैसे अमेरिका में CIA का हेड जो है वो कोई भी किसी को भी लगा सकता है, जो अमेरिकी सदर है वो इवन सिविलियन को भी लगा सकता है। लेकिन आर्मी चीफ हमेशा चाहते हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर एक लेफ्टिनेंट जनरल ही उसे लीड करे और नीचे भी यूनिफॉर्म के अंदर ही मेन लोग कलीदी किरदारों पर हों, ताकि आर्मी चीफ अपने इस ऑर्गन से, इस एग्जीक्यूशन आर्म से, क्योंकि ये सारी जो मार धाड़ करता है ना आर्मी चीफ, ये बाकी ये नहीं है कि ये सिंध रेजिमेंट तो बलोच रेजिमेंट तो वो सारा ये कर रहे होते हैं। वो तो अपने तोपे शोपे साफ करते हैं, अपने जो है वो मोर्चों के ऊपर हैं, अपने बाकी काम कर रहे हैं। हाँ, उनको भी मौका मिले या कमांड मिले तो वो गलत काम कर जाते हैं उनमें से भी लोग, मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाकी फौज अपने काम कर रही है। ये जो आर्मी चीफ सियासतदानों की वीडियोस बनवाना, कंट्रोल करना, अगवा बराए बयान, फाइलें बनाना, पार्टियां छुड़वाना, तड़वाना, इलेक्शन रिगिंग करवाना, फॉर्म 47, जर्नलिस्टों को उठाना, ये सारे काम जो हैं ये ISI के थ्रू होते हैं। और ISI के अंदर एक पोजीशन होती है DGC, मेजर जनरल को यूजुअली लगाया जाता है। ये जो DGC होता है इसी के ज़ुम्मे होता है सारा सियासी मामला। इसी का जो पंजा होता है वो सियासतदान के गिरेबान पर आता है, उसे चुका जाता है, उसको फेंटा लगाया जाता है अगर ज़रूरत हो। तो सारा जो सियासतदानों को हैंडल करने का काम होता है वो जैसे होते हैं ना माहिर अमराज कल्ब, तो ये जो सियासतदानों के उन्होंने माहिर अमराज बनाए हैं, देखें क्या हालत है कि हम अपने ऊपर ही हंस रहे हैं, वो DGC होता है। जब हमारी हुकूमत गिरी तो उसकी थोड़ी देर के बाद ही जो फैसल नसीर साहब हैं उनको DGC लगाया गया। पहला शिकार मैं बना था, उन्होंने मुझे ही उठाया था। वजह शोहरत उनकी ये थी कि वो बलूचिस्तान से आए थे और वहाँ पर वो जो हार्डन्ड किस्म के दहशतगर्द थे उन्हें वो मार मार के उनसे मामलात उगलवाते थे। तो उनके बारे में ये था कि जो फैसल नसीर साहब की चक्की में से गुजर गया वो टूट गया। तो बहुत ही ज़्यादा वो आप ये कहें कि मशहूर हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये तासर है, उनके बारे में ये सोच है लोगों की कि वो बहुत ज़्यादा सख्त गिर हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करवाते हैं, और तरस नाम की कोई बात नहीं। फिर जो लोग उन्हें मिलते हैं वो कहते हैं कि उनकी जो दूसरी पर्सनालिटी ये है कि वो बार्गेन और आपको मतलब कैरेट की पॉलिसी भी उनके पास है। वो लेन देन भी आपके साथ, मतलब लेन देन का मतलब है कि जो एक सियासी मनूवरिंग है वो भी वो कर लेते हैं। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखी भी, हमारे अपने कुछ मीर जाफ़र, मीर सादक बने हमारी अपनी पार्टी में, जिनका काम नहीं था, लेकिन वो
उन्होंने मुझे, खैर एक ने तो जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने खुद ही बता दिया कि जी मैं मिलता रहा हूँ फैसल नसीर साहब से, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ये उनका क्लेम है। अब हो सकता है वो फैसल नसीर का नाम इस्तेमाल कर रहे हों, किसी और से मिले हों, लेकिन उन्होंने कम अज़ कम मुझे क्लेम किया, क्योंकि जब मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इमरान खान साहब 15 दिन महीने में रिहा हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये काम किए। मैंने खैर उनको तब भी ये रिक्वेस्ट की जिनको मैं कन्फ्रंट कर रहा था कि ये आपका काम नहीं है, लेट खान साहब डिसाइड कि उन्होंने किसी से बात करनी है कि नहीं, आपकी जितनी जिम्मेदारी है आपको वो काम करना चाहिए। वो खैर अलग कहानी है। अब जो फैसल नसीर साहब हैं, उनके ऊपर फील्डिंग लग गई है, और बड़ी सख्त किस्म की फील्डिंग लगी है, क्योंकि ये सारे सख्त गिर काम करने और मार धाड़, जो आप ये कहें कि तशद्दुद या मनूवरिंग, ये जो सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं फैसल नसीर साहब के ऊपर। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि ये जो हम इल्ज़ामात, तासर, ये सारे लफ्ज़, क्योंकि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है ना, कल को ये भी पहुंच जाएंगे वो राशिद नसीर साहब की तरह अदालत में कि ये गिल साहब के ऊपर सू करना है अमेरिका की अदालत में आके, इन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब मुझे बताएं मैं कहाँ से ये सबूत दूंगा वहाँ पर कि फ़लाँ से इनकी मुलाकात हुई थी। अब वो जिससे हुई थी उसने तो मुझे खुद बताया हुआ है, उस वक्त वो भी मुकर जाएगा, तो मैं भुगत रहा हूँगा फिर वहाँ पर केस। तो इसलिए ये जहन में रखिए कि जब तक आपके पास हतमी कोई चीज़ प्रूफ करने की नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप, जाहिर है फिर आपको लीगल वर्ड जो हैं वो बहुत केयरफुली इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए ये जहन में रखा कीजिए कि मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ आपको, जब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, जब कोई फैक्ट होता है, या जब कोई ओपिनियन होता है, तो ये हमारा तासर, ओपिनियन और तज्जिया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब फैसल नसीर साहब बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे। दूसरी तरफ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो दूसरी तरफ वाजिद अजीज़ साहब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी अपना काम चुक के रख दिया। वो आपको पता ही है पिछले दिनों कैसी कैसी स्टोरीज आई। तो फिर ये स्टोरी आई कि दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, उसने उसका बंदा उठा लिया, उसने उसका बंदा उठा लिया। फिर स्टोरी ये आई कि शायद दोनों ने जाकर एक दूसरे की फाइलें भी आर्मी चीफ के सामने रख दी। फिर स्टोरी ये आई, आपने देखा कि जो लोग जिनके बारे में तासर है कि वो फैसल नसीर साहब के बहुत करीब हैं, जैसे फैसल वाडा और दूसरे, वो ज़रा मंजर से गायब हो गए। फैसल नसीर साहब भी ज़रा मंजर से गायब हो गए, बैक एंड पर चले गए। लोगों को यही लगा कि जो DGMI हैं वाजिद साहब, वो ज़्यादा करीब हो गए आर्मी चीफ के, और फैसल साहब ज़रा दूर हो गए। लेकिन फिर फैसल साहब की एंट्री हुई हाल ही में लीबिया में, याद कीजिए, जहां पर वो तस्वीर उनकी आई और वो आर्मी चीफ के साथ पहलू में बैठे हुए हैं। बस फिर क्या था, उससे मच गई तड़थली। अबसार आलम साहब डायरेक्ट ही उन पर हमला आवर हो गए। अबसार आलम साहब ने कहा कि ये जो फैसल नसीर साहब है, इनके अगले DGISI बनने के चांसेस हैं, और साथ ही स्टोरी दे दी, जो स्टोरी हम आपके सामने पहले रख चुके हुए हैं। लेकिन अबसार आलम साहब ने रिकन्फर्म कर दी कि नदीम अंजम, जो साबिक DGISI हैं, अब रिटायर्ड हैं, उनको मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ DGISI भी लगवाना चाहते हैं। बिल्कुल वही मॉडल जो बेनज़ीर साहबा ने जनरल कल्लू, जो रिटायर्ड थे और उनको रिटायरमेंट के बाद DGISI लगवाया था, वही मॉडल मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी करना चाहते हैं। या वो NSA, ये भी हम आपको बता चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगवाना चाहते हैं, या फिर अमेरिका में सफ़ीर लगवाना चाहते हैं। ये तो खैर 1 साल पुरानी खबर है, सब ने इसके ऊपर बात की थी, हमने भी की थी। ये सफ़ीर वाली बात बहुत पुरानी है। तो अबसार आलम साहब ने ये कन्फर्म कर दी स्टोरी के इन 3 ओहदों में से एक ओहदा वो इनको दिलवाना चाहते हैं। तो अब नदीम अंजम वर्सेस फैसल नसीर, राइट। तो इसी तरह से समझिए कि फैसल नसीर वर्सेस मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, ताने बाने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी अबसार आलम कोई स्टोरी करेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, उन्हें जितनी नवाज़ शरीफ कहेंगे वो उतनी स्टोरी करेंगे। तो बार बार नदीम अंजम का नाम कॉइन करना जो है, आपको हमने बताया भी था कि जब ये नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का फंस गया था, तो मामला यही था कि हमारी मर्जी का NSA या DGISI लगाएं। आपको याद होगा हमने तफसील के साथ आपके सामने तज्जियात दिए थे। DGISI के लिए एक नाम था मिलिट्री के अंदर से, टॉप ऑफ द लाइन जो जनरल साहब थे, ज़रा क्लेम करते थे कि नुमान ज़िक्रिया साहब का नाम जो था वो आ रहा था वॉइस आर्मी चीफ के लिए, और एक और शख्सियत थे उनका नाम DGISI के लिए नून लीग भी समझ रही थी कि इनका अगर हो जाए तो ठीक है। साथ नदीम अंजम साहब का नाम भी दिया हुआ था, और आर्मी चीफ भी शायद उस नाम के ऊपर अग्री थे, लेकिन बाद में चीज़ें फिर तलपट हो गई। फिर ज़रा ये भी क्लेम करते थे उस वक्त के जब डील हुई आखिरकार नोटिफिकेशन जारी करने की, तो उसमें यह तय हुआ कि DGISI और डिप्टी आर्मी चीफ में से कम एक ओहदा जो है उस पर नून लीग की मर्जी से बंदा लगाया जाएगा। अब वो तो अपॉइंटमेंट हुई नहीं, आर्मी चीफ खुद भी आर्मी चीफ बन गए, फील्ड मार्शल भी बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए, और उन्होंने किसी को वाइस आर्मी चीफ भी अभी तक नहीं लगाया। अब ऐसी सूरत हाल में अबसार आलम साहब ने एक दफ़ा फिर धमाका किया है और ये कहा है कि जी नदीम अंजम साहब के लिए ये रिक्वायरमेंट थी जो कि डिनाई कर दी गई। अब उनके बारे में ये तासर है कि वो आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं, और एक तरफ फैसल नसीर, उनके बारे में तासर है कि जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं उसकी वजह से वो आर्मी चीफ के बड़े करीब हैं। ये दो कंटेंडर्स हैं, ये दो एक दूसरे के साथ कंपेटिटर्स हैं, जिनके बारे में समझा जाता है कि इनमें से कोई एक DGISI बनेगा, और आर्मी चीफ इन दोनों को इतना ट्रस्ट करते हैं, इनमें से किसी एक को बनाएंगे, क्योंकि दोनों स्पाई एजेंसी के अंदर हैं। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर मेजर जनरल है और एक ISI के अंदर मेजर जनरल है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि फैसल नसीर हैवी हैंडेड है,
वो ज़रा कोट शोट भी चंगी लगाते हैं और वो ज़रा मुझों को ताव दे के बदमाशी से बात भी करते हैं। तासर है उनके बारे में, ये ओपिनियन है लोगों का। इस सूरत हाल में हमारे सूत्र ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ उन्हें किसी सूरत नहीं चाहते। इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी ये कि मोहसिन नकवी भी उन्हें नहीं चाहते, ये हमारे सूत्र क्लेम करते हैं। और अब सच क्या है वो तो अल्लाह जानता है। अब अगर मोहसिन नकवी भी उनको नहीं चाहते और शरीफ खानदान भी नहीं चाहते, और फिर वाजिद अजीज साहब और फैसल नसीर साहब की जो आपस का हंगामा है एक दूसरे के साथ, जिसमें क्लेम किया लोगों ने, इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने एक दूसरे की फाइलें निकाल कर भी आर्मी चीफ को दी और एक दूसरे के ऊपर भी हमलाबाजी और जुमलाबाजी की। तो उसके बाद पहले तो फैसल नसीर बैकएंड में जाते हुए नजर आए। आपको याद होगा फैसल वाडा जो बहुत करीब समझे जाते हैं फैसल नसीर साहब के, वो भी गायब हो गए मंजर आम से। लेकिन अब फिर एंट्री हो गई लीबिया में फैसल नसीर साहब की। तो अब लोग समझ रहे हैं कि शायद उनके चांसेस हैं कि वो DGISI उन्होंने बनना है कि नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी बनेगा, ये आप समझ लीजिए कि पूरा जो ये पावर पॉलिटिक्स इस टाइम हो रही है, नून लीग फैसल नसीर को किसी सूरत नहीं चाहती, हमारे ज़राए क्लेम करते हैं। जो मोहसिन नकवी हैं वो नहीं चाहते। दूसरी तरफ ज़ाहिर है वाजिद अजीज़ भी बनना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि फैसल नसीर बने। तो मिलिट्री के अंदर भी इस वक्त टग ऑफ वॉर है इस पोजीशन के लिए। और बाहर भी जो मामला हुआ, मुन्ना मुनीफ फारूक ने तो लुंगी ही उठा दी उस अकाउंट की। मेरे ख्याल में उन्होंने जो हमला किया है वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड है, उसके पीछे एक पूरी मुहिम है। और फैसल नसीर इस वक्त टारगेट में है। फैसल नसीर जिनके टारगेट पर बहुत सारे मासूम रहे हैं, और ये तासर है, लोगों का ओपिनियन है उनकी पोजीशन की वजह से कि उन्होंने बहुत सारे शायद मजालम करवाए हैं। और अब लग रहा है कि वो भी इसी फिक्स में आते जा रहे हैं। और ये तमाम जो इस टाइम पावर पॉलिटिक्स के मेन प्लेयर हैं, उन्होंने उनके इर्द गिर्द फील्डिंग लगा दी है। तो कौन बनेगा करोड़पति, अगले दिनों में पता चलेगा। अमार सुलंगी अकाउंट की ये जो लुंगी उठा दी है, इसकी तबाही कर दी है, ये भी आने वाले दिनों में मजीद आपके सामने चीज़ें आएंगी कि एकदम से अबसार आलम और मुनीफ फारूक उनके ऊपर क्यों उलझ पड़े हैं। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। अमाम काबा की पाकिस्तान में आमद। आपको मैंने कहा था यहाँ सब कुछ बेचा जाता है। कुछ चीज़ जो है, मज़हब हो, मुल्की सलामती हो, नेशनल सिक्योरिटी, जाहिर है अंग्रेज़ी में मुल्की सलामती, या आप ये कहें कि कोई और चीज़, मज़हब की बात, सब कुछ यहाँ बेचा जाता है। और आर्मी चीफ के लिए सब कुछ ही किया जाता है। अब मसला क्या दरपेश है, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि आप बैरून मुल्क भी देखेंगे, एक काविश होगी। बैरून मुल्क भी काविश ये होगी कि इमरान खान के नाम को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करें। थोड़ा बहुत ले भी लेने की ज़रूरत है। शुरू में तो बिल्कुल नहीं लिया गया, फिर बहुत सारा अटैक आया तो फिर थोड़ा थोड़ा अब इमरान खान का नाम लेना लोगों ने शुरू किया, कईयों ने। पर्पज़ ये है कि ये जो शादी, ब्याह, मेहंदी, गमी, खुशी, चाय का कप, किटी पार्टी, गॉसिप, हर चीज़ में इमरान खान है पाकिस्तानी डायस्पोरा के, इंटरनेशनली। इसमें से इमरान खान को माइनस करो, ह्यूमन राइट्स लेके आओ। इसमें बेशक अरशद शरीफ शहीद की बात करें, बेशक इसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब के अच्छे काम की बात करें, बेशक शौकत खानम हॉस्पिटल की बात करें, कोई भी बातें करें आप, सलाब जदगान की बात करें, इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता ज़रा पीछे करें। ये ऑब्जेक्टिव दिया गया इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोगों को और पाकिस्तान के अंदर भी। उस काम के लिए आप देखें कि जो भी इन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें ये उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर सकते हैं ताकि इमरान खान लोगों को नज़र ना आए। ऐसे ना एक लाइट है या कोई चीज़ है तो आप उसके करीब बड़ी लाइट जला दें तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये इनकी स्ट्रेटजी है। जाहिर है इसमें ISI के कलीदी लोग शामिल होंगे, ISPR के कलीदी लोग शामिल होंगे। इसे याद होगा जब हमारे वो नदीम जिन्होंने जेवलिन फेंकी थी उसमें ओलंपिक्स में और तमगा जीता था, वो जाहिर है बड़ा काम किया था, हमने मुबारकबाद दी थी। लेकिन जितना इन्होंने उन्हें चुक दिया था और आप बेचारे का किसी को पता भी नहीं वो किधर गया है, वो इसलिए चुका था कि इन्हें नैरेटिव चाहिए। इसी तरह आपको याद होगा वो शहर बानो साहबा ने एक खातून को अचानक टॉम क्रूज बन के बचाया था, उसको जैसे चुका था इन्होंने पूरे काम को, याद होगा। तो ये कुछ चीज़ें तो नेचुरली होती हैं और कुछ ये ऑर्केस्ट्रेट भी करते हैं, बनाते हैं, ऐसे इवेंट्स बनाते हैं। अभी अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इंडिया से जीता, हमने भी कल अपने व्लॉग में मुबारकबाद दी, कहा अच्छी खबर है। लेकिन अब क्योंकि इन्हें ज़रूरत है, ये कभी कॉन्सर्ट करवा देते हैं आतिफ असलम का इस्लामाबाद के अंदर, कभी कुछ करा, इन्हें ज़रूरत है डाइवर्जन की कि कोई और गल करो। ए जड़ा 26 नवंबर को गोलियां मारी, इस पर बात ना करें। इस्तिस्ना पे आर्मी चीफ की बात ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट लुटी, इस पर बात ना करें। अपना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ जो किया, इस पर बात ना करें। जो खवातीन के साथ कर रहे हैं उस पर बात नहीं करें, वो और बात करें। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट सुने, ये PIA की नीलामी हो रही है, इसके अंदर दिलचस्पी लें, ये फलाना काम कर रहे हैं, इसमें दिलचस्पी, ये शबाशी साहब पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं, इसकी स्लो मोशन में वीडियोज़ हम आपको दिखाते हैं, ये पंजाब के अंदर हम आपको गेम्स करा के देंगे, ये हम आपको लैपटॉप्स बांटेंगे, वो और बातों के ऊपर तवज्जो देंगे। स्मोक के लिए गन्स आ गई हैं जो पानी फेंकेंगी, मतलब कोई ना कोई शुभदेबाजी करेंगे ताकि आप इमरान खान को माइनस करें, उस पर बात ना करें। ये मुल्क से बाहर भी आपको कई ऐसे लोग जो आपको लगेंगे कि वो तो इमरान खान के हामी हैं, वो भी ये कार्रवाई डालते हुए नजर आएंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी। अब अंडर-19 क्रिकेट टीम जीत गई, हमें कल ही पता था कि अब इन्होंने उसके अंदर इतनी हवा भरनी है कि भले वो बेचारे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मैंने पहले ही अप्रिशिएट किया, लेकिन जैसे इन्होंने चुक दिया, क्योंकि दे आर डेस्परेट कि ये जो नीडल है ना नैरेटिव की,
वो आए नहीं थे DGISPR, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें क्या तकलीफ है, हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो। मतलब आपने पूरी कौम को माजरत इस लफ्ज़ पर डंडा दिया हुआ है 6 फुट का, माजरत इस लफ्ज़ पर, लेकिन आपके पीछे क्यों पड़ गए, आपको नहीं पता आपके पीछे क्यों पड़ गए। आप पीछे से हटें कौम के तो कौम आपके पीछे ना पड़े ना, अपना काम करें जो आपका है। तो DGISPR कह रहे थे हमें, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, ये हमें शुरू हो जाते हैं तनकीद कर रहा। तो नीडल मूव करनी बयानी है कि वो काबू नहीं आ रहा। तो अब जो अंडर 19 टीम जीत के आई उसमें हवा भर दी। अब उसके लिए बंदे चाहिए थे, बंदे कहां से लाए। तो इस्लामाबाद पुलिस के जुम्मे लगाया कि बंदे लेके आओ एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जरा शो करना है कि वहां पर बड़े बंदे आए हैं। अब आप हैरान होंगे कि इस्लामाबाद पुलिस ने मदरसे के बच्चों को कहा कि अमाम काबा आ रहे हैं। ये वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर उन बच्चों की, और एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए चलना है। आपको पता फिर अमाम काबा आ रहे हैं, मजहबी जो बच्चे हैं वो तो फिर तबाही कर देंगे। वो पहुंच गए जनाब, वहां पर जौकदार जौक लोग हो गए, चंद सैकड़ों लोग जो थे, कोई 800-900 रात के टाइम में इतने बहुत लगते हैं लोग हों, तो वो इन्होंने इकट्ठे करके इस्लामाबाद पुलिस ने बसें भर के वहां उतार दी। अब वहां पर जब क्रिकेट टीम आई, उन पर फूल शूल फेंके, तो बच्चों ने कहा मामे काबा किधर हैं। इन्होंने पहले तो कहा आ रहे हैं, इसके बाद वाली फ्लाइट में वो भी उतर रहे हैं, ये क्रिकेट टीम जीत के इन पर तो फूल फेंको। जब वो फूल फेंक के वो निकल गए क्रिकेट वाले, तो बच्चों ने पूछा मामे काबा किधर हैं। उन्होंने कहा जी वो उन्होंने कहा चलो भागो इधर से। उन्होंने बच्चों ने वीडियोस रिकॉर्ड करा दी कि हमें ये SHO ये कह के लाया था। फिर उन बच्चों में से कुछ को उठा के डराया धमकाया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया और उनसे नई वीडियोस जारी की कि वो गलतफहमी की बुनियाद पर मैंने पहली वीडियो कर दी थी। गलत बयानी करके लाया गया है। हमें वहाँ के SHO ने बताया था, थाना कराची कंपनी के, कि यहाँ पे इमाम काबा आने वाले हैं। तो अब ये डेस्परेट है बयानियां हाथ में लेने के लिए, उसके लिए जो भी हो जाए। माजरत कोई बंदा बर्फ ज्यादा ऊंचा कर देता है ना, तो ये उसका भी जश्न मनाएंगे कि हमारे बंदे ने पूरी दुनिया में बर्फ ज्यादा ऊंचा किया, इसका नाम भी अवार्ड में लिखो। तो कोई काम भी जो स्लाइटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, उसको फिर ये इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन उठाते हैं, इतनी उसके अंदर हवा भरते हैं कि उस बंदे को बेचारे को खुद नहीं। वो याद कीजिए, एक बच्ची थी, उसने कोई ग्रेड्स ले लिए थे UK में रहते हुए A लेवल्स के अंदर, उसी को ये कई दिन चलाते रहे, और उसके घर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, फिर फलाना जा रहा है, फिर फलाना। मतलब इन्हें कोई बयानिया चाहिए जिसको बेच सकें, क्योंकि इनसे पिछले 3 साल से कोई बयानिया बिक नहीं रहा। तो ये दूसरी आज की स्टोरी थी जो आपके सामने रखनी। तीसरी, जो हमारे बहुत ही मोहतरम आर्मी चीफ हैं, वो गुम थे, हमने आपको बताया था, वो मिल गए और मिले हैं सऊदी अरब में। हमने पिछले व्लॉग में भी खैर तस्वीरें दिखा दी थी। उनको मेडल दिया है सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक फैसल नसीर को यह तमगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को मजबूत बनाने, मुश्तरका तावन को आगे बढ़ाने की वजह से मिला है। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के एक्स अकाउंट से जारी बयान के मुताबिक सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के हुक्म पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को यह अवार्ड दिया गया है। तो शहजादा खालिद के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्हें अवार्ड मिला। 2022 में यही अवार्ड पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को भी ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि इनको मिल रहा है, पिछले भी आर्मी चीफ्स को ये मिलता रहता है। मेरा ख्याल किसी प्राइम मिनिस्टर को अभी तक नहीं मिला सऊदी अरब में, उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में उनमें से भी किसी को मिलेगा, लेकिन बहरहाल ये अवार्ड इन्हें मिला है। इसके साथ साथ एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उनकी चलें बात आपको बताते चलते हैं ख़त्म करने से पहले। लाहौर में एक एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जो पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, उसमें से फारगुल तहसील डॉक्टर साहब जो अब एसोसिएट प्रोफेसर है, माहिर अमराज चशम है, मीन आंखों के डॉक्टर हैं। एक उनके पास खातून आई जिन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों की सर्जरी करवानी है। ये कई दफ़ा लोग करवाते हैं ना कि ग्लासेस उतर जाएँ, और तो मुझे नहीं पता अब यही सर्जरी थी या कोई और थी। ये जलाल साहब हैं, उनकी स्टोरी है, न्यू TV के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे दूसरे सहाफ़ियों ने शेयर की है, क्योंकि वो एक मतलब मुस्तनद सहाफ़ी हैं, इसलिए अब ये स्टोरी हम भी उन्हीं के रेफरेंस से आपके सामने रख रहे हैं। तो वो खातून जो हैं वो डॉक्टर साहब के पास आई लाहौर में, 1.5 लाख रुपए में उनकी डॉक्टर साहब ने वो सर्जरी कर दी। लेकिन उनको बताया कि जब, और ये सबको पता है कि जब आंखों की सर्जरी तो कई दिन लगते हैं आपका विजन ठीक होने में, ऐसा नहीं कि सर्जरी हुई तो टक अगले टाइम आपका विजन, तो कई दफ़ा 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते लग सकते हैं। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, मैं फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि टाइम लगता है। आप गूगल कर लें, पढ़ लें, आपको नज़र आ जाएगा, किसी डॉक्टर साहब से पूछ लें। अब डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया कि ऐसे सर्जरी होगी, इतनी इंप्रूवमेंट होगी, इतने दिनों में होगी। कॉन्सेंट फॉर्म जो था वो भी साइन करवा लिया। उसके बाद वो खातून की सर्जरी होगी, 1.5 लाख रुपए अदा हो गए। तीसरे दिन खातून आ गई कि मिन्नू तो हजे भी 2-2 ही देते ने मैडम आपको किसी और वजह से 2-2 दिखते हैं, सर्जरी की वजह नहीं। लेकिन बाहर उन्होंने कहा मुझे तो अभी भी साफ नज़र नहीं आता, मैं दूर तक नहीं देख सकती अभी तक, मैं यहाँ से बैठ के अमृतसर नहीं देख पा रही, दिल्ली नहीं देख पा रही, मेरी दूर की नज़र अभी तक ठीक नहीं हुई। तो ये आपने क्या किया है, मैं तो तबाही कर दी, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगी, तुम डॉक्टर बने फिरते हो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या कर, तुम मिन्नू जानदा नहीं मैं कौन है। ये जब उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने जाहिर है अपनी कोशिश की दोबारा, जो किंग एडवर्ड से पढ़ा था उन्होंने, जो बाहर से पढ़ा था उन्होंने, अपनी जो मेडिकल उनकी ट्रेनिंग थी, वो बेचारों ने फिर रेटिना क्या होता है, प्यूपल क्या होता है, फलां क्या है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो पर केड़ा रेटिना ते केड़ा एंटीना ते केड़ा प्यूपल ते केड़ा की, उसने कहा तू मैनू जानदा नहीं,
वो होता है ना कि दफ़ा शादी पे लोग जाते हैं लड़के यंग जो होते हैं, बड़ी मेरा मतलब बड़ी पोजीशन संभालते हैं, लड़की को देखते हैं, कई दफ़ा साड़ी शाड़ी पहनी होती है या कोई और बड़ा मॉडर्न ड्रेस पहना होता है, मुंडा कहता है गल बन गई, अब अम्मी से बात करनी है, यहीं रिश्ता भेजना है। तो अभी ज़रा पोजीशन लेके खड़ा होता है, तो कई दफ़ा फिर वो खातून मुड़ के आवाज़ देती है, बुच्छी अम्मी नू पुछ बोटी वड्डी पानी है कि निक्की, खाना डाल रही होती है ना अम्मी के लिए भी और बहन के लिए भी। तो बहन होगी पीछे जिसका नाम बुच्छी मीन जो भी एक निकनेम डाला होता है, तो वो सारी उम्मीदें जैसे वहाँ पानी पानी हो जाती हैं ना, वो वाला जुमला सुन के, और वड्डी ते निकी बोटी वाला जुमला सुन के। ऐसे ही खातून जो है उन्होंने जब डॉक्टर साहब की सारी मेडिकल जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको साइड पर रख के कहा कि हट जा पासे, तू मैनू जानदा नहीं। फिर आ गई एक ASP साहबा। अब वो ASP कौन है वो आप ही को पता होगा, मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो ASP साहबा कहते हैं, सुनने में आया कि वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा तू इन्हों जानदा नहीं, ये मेरी रिश्तेदार है। सो डॉक्टर साहब को फिर थाने बुलाया गया, उन्हें हरास किया गया, डॉक्टर साहब को इंसल्ट किया गया, उनसे 1.5 लाख रुपए पहले वापस लिए गए। फिर चंद दिन के बाद उन्हें दोबारा बुला लिया गया। उन्हें कहा गया कि ये तुमने क्या किया, तुमने आँख ही खराब कर दी है, अब ये जाएगी बरतानिया से इलाज करवाएगी और उसके पैसे तुम दोगे। डॉक्टर साहब ने कहा मैं कैसे दूंगा। उन्होंने कहा तुम दोगे वरना मैं थाने के अंदर डाल दूंगी तुम्हें, और तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। ASP साहबा के ये सब कुछ कहने पर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता ASP खातून है कि मर्द है, मुझे क्या पता इस बात का, आप लोगों को पता होगा। तो खैर वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने खैर 14 लाख रुपए दिए, नए स्टाम्प पेपर साइन हुए। ये हम स्टैम्प पेपर को स्टाम्प पेपर भी कहते हैं वहाँ पर। तो वो नए साइन हुए, मुआहदे हुए नए। डॉक्टर साहब से 14 लाख रुपए निकलवा के वो खातून का रिटर्न टिकट भी दिया डॉक्टर साहब ने। वो उन्होंने जाके बरतानिया से फिर पता नहीं दूरों दूरों अखियाँ मारे मुंडा पटवारी दा, अब उन्होंने वहाँ पर जाके आंखों का इलाज किया। तब तक उनकी आंखें खुद ही ठीक हो गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये अंधेर नगरी वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रही है। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और